नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो किताब है वो हिंदी माध्यम में, वहाँ से कक्षा 4 1 2 3 जो 3 एपिसोड आ चुके हैं, इसके चौथा ये जो है वीडियो है इस सीरीज़ का। ठीक है दोस्तों, कक्षा 6 की एनसीईआरटी ये इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इस वाले अध्याय में ऋग्वेदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से सभ्यता जो है वो जन्मी। यहाँ पर एक ब्लैंक पेज है, उस ब्लैंक पेज के आधार पर हम देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एक ब्लैंक पेज लिया हमने, यहाँ पर कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। क्या हुआ दोस्तों कि ये जो है वैदिक सभ्यता क्या थी। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक से वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वेद जो है, वेदों का इसमें क्या किया गया है, इसमें वेद जो है, वेद का यहाँ पर वेद जो है, वेदों की रचना की गई यहाँ पर, इसके कारण जो है इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। वैसे वैदिक सभ्यता जो है वो दो भागों में बांट देते हैं। वैदिक सभ्यता जो दो थी, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जो है वैदिक सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता का वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व की बात चल रही है। अब ऋग्वैदिक कालीन जो है, ऋग्वैदिक कालीन का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसे ऋग्वैदिक कालीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो है उसमें केवल ऋग्वेद की जो है स्थापना हुई थी। वेद 4 है दोस्तों, आगे हम बताएंगे। ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें ऋग्वेद की रचना जो है 500 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल, और इसके बाद की जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल, इसमें जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों की रचना हुई, इनके आधार पर इसका जो है डिवीज़न किया गया है। अब हम देखते हैं हमारे अध्याय में क्या क्या है चीज़ें, ये जानकारी लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो वेद है वो 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना के यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है 3500 साल पहले। आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा है। सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया वाक्य, सुगठित वाक्य जो अच्छी तरीके से बोला गया हो। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के बारे में इसमें जानकारी है। 3 देवता जैसे अग्नि, इंद्र और सोम। दोस्तों आज जो है इंद्र की आज भी पूजा की जाती है। अग्नि आज भी देवी, या अग्नि को आज भी क्या माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। दशमी जो रहती है, जिस तरीके से नवरात्रि में जो दशमी विजयदशमी रहती है, वहाँ पर अग्नि की पूजा भी साक्ष्य मिलते हैं। और अग्नि जो है वो विवाह संस्कार, इनमें भी ये अग्नि जो है उनके साक्षी के रूप में, जो 7 फेरे की परंपरा है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, या और भी तमाम जो चीज़ें वहाँ पर जो अग्नि की पूजा की जाती है, यहूदी समाज में इसकी पूजा की जाती है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम जो है पौधा है जिसमें खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो ऋषियों ने की, आचार्य विद्यार्थियों को अक्षर और शब्द वाक्य में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाए जाते थे। तो ये जो थी इनकी भाषा थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? प्राकृत संस्कृत। आज की जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत कहलाती। आज की जो संस्कृत है उससे भिन्न थी, प्राकृत उसमें और अन्य, क्योंकि जो संस्कृत है उसको सारी जो भाषा है उसकी जननी माना जाता है। संस्कृत जो है उसको सारी भाषाओं की जननी माना जाता है। आगे वाले टाइम पीरियड में 7 8 एनसीईआरटी उसमें और अच्छे से डिटेल में इसके बारे में आएगा। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा जो है वो यूरोपीय भाषा, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषा जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप की भाषाएं भी, बहुत सारी भाषाएं इसमें यहाँ पर दी गई है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरावित की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। भौतिक अवशेष क्या होते हैं? जैसे मकान के कोई साक्ष्य प्राप्त हो गए, जैसे यहाँ पर वैदिक ऋग्वेद के बारे में, तो यहाँ पर क्या पुस्तकें ऋग्वेदिक काल की कैसे जानकारी प्राप्त हुई? भौतिक अवशेषों में क्या, जैसे पेज, पन्ने वगैरह में इनको क्या किया गया था, इनका जो है लिखा गया था, हाथ के द्वारा लिखा गया था। जो वेद है वो कैसे हैं? अपौरुषेय है, जिसे किसी व्यक्ति ने निर्मित नहीं, ये जो है ब्रह्मा के द्वारा जो है लिखे गए हैं, इस तरीके से यहाँ पर माना जाता है। आर्य लोग जो है, ऋग्वेद में वार्तालाप की जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र और देवियों को उल्लेख, इससे जानकारी जो है इतिहासकार इससे जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ से जानकारी हो सकती है। ये इसके बारे में दी गई है, विश्वामित्र के बारे में। यहाँ पर जो छाल है उसके बारे में लिखा गया है। ये जो है इस भाषा को पढ़ा नहीं गया, लेकिन प्रेडिक्शन के आधार पर इसका किया गया है। मवेशी और घोड़े, रथ क्या किस तरीके से थे? जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में मवेशियों
ऋग्वेदिक काल में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं है ना। मवेशियों के लिए जो जिस प्रकार से मवेशी रहते हैं जानवर वगैरह के लिए, बच्चों के लिए, घोड़े की प्राप्ति के लिए भी क्या उसमें अनेक प्रार्थना है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम, लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई वैसे जमीन की भी लड़ी जाती थी। अनेक चारागाह या जो जैसी फसलें तैयार करने वाली फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाई स्रोत को लोग बंदी बनाकर भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जोते गए धन का उपयोग कर सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के प्रयुक्त होता था। यज्ञ का आग में आहुति दी जाती थी और यह आहुति देवी देवताओं के लिए भी दी जाती थी। अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ये जो बात शामिल है यहाँ पर, इसकी सिंपल सी लैंग्वेज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से समझ आएगा। केवल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इतनी रखनी है कि किस तरीके से लोगों को क्या क्या चीज़ थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर केवल यही है कि घोड़ों की लड़ाई के बारे में यहाँ पर मतलब लड़ाई शब्द है। वैदिक सभ्यता के लोग क्या करते थे? वैदिक सभ्यता के लोग लड़ाई में विश्वास रखते थे। हड़प्पा कालीन की सभ्यता के जो लोग थे वो शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। ग्रामीण सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक कालीन सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्राम स्तर पर इसका विकास किया गया था। सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। यज्ञ करते थे। ये सारी बातें जो है देवी देवताओं की स्तुति करते थे और बलि भी देते थे। बलि किनकी दी जाती थी? घी, अनाज, जो जानवरों की आहुति इनके आधार पर दी जाती थी। अधिकांश पुरुष जो है युद्धों में भाग लेने वाले लोग थे। कोई स्थानीय सेना भी रख लेते थे। युद्ध और शांति के विषय पर सलाह मशविरा करते थे। ये इतनी बातें शामिल हो गई। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे दो तरीके। ब्राह्मण शब्द अगर लिया जाए, ब्राह्मण का मतलब क्या है? तो ब्राह्मण जो है कि तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, जो यज्ञ करते हैं। राजा के जो हैं वो ये इस तरीके से थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, इस तरीके से राजा नहीं। इनके बारे में अगर ध्यान करिए तो ये थी जनता या पूरे समुदाय के जो लोग थे वो अपने में से राजा का चुनाव कर लेते थे, है ना। इस तरीके से जो एक थे जन थे और दूसरा जो है वैश्य। इसको आगे वाले जो चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा, है ना, अध्याय 5 में और अच्छे से डिटेल में। ऋग्वेद विश्व और जनों के नाम उल्लेख के बारे में जान, जैसे पूर्व जन, भरत जन, ये सारे कबीले हुआ करते थे। कबीलों में जो एक आम सहमति से एक व्यक्ति का चुनाव कर लेते उसको राजा बना देते थे। उसके पास में कोई महल नहीं हुआ करता था, बस जो एक सामूहिक रूप से वो क्या करता था, एक अच्छे डिसीजन मेकिंग पावर थी उसके पास में, तो उस तरीके से लोगों को समर्थन होता था, राजा बन जाता था। वंशानुगत परंपरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य लोग कौन थे? आर्य जो लोग थे वो अपने आप को बहुत क्या करते थे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या मानते थे, अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे, है ना। और उनके जो विरोधी थे, आज में जैसे भी कोई भी विरोधी होता है दूसरी पार्टी तो उसको क्या विरोधी मान लेते। इन्होंने उनको विरोधी को क्या बोला? दास बोल दिया। 10वें लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और भाषा दूसरी, उनको विरोधी मान लिया और बाद के समय में ये युद्ध हार गए, इनको दास मान लिया गया और ये आगे चलकर गुलाम हो गए। युद्ध में बंदी बनाए जाते थे। मालिकों की रक्षा जायदाद माना जाता था और जो काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। मध्य उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही, ये सारी बातें इसमें शामिल है। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण। महापाषाण का मतलब क्या है? महापाषाण जो है महा का मतलब होता है बड़ा या महान और पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो जहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थरों जो शिला है रहती है उनके बारे में जो कुछ इकट्ठा किए गए हैं, जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं, जिनमें दफन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लोगों के जो कंकाल मिले हैं, कब्रें मिली है उन पाषाण काल, तो उनकी बात में यहाँ पर शामिल की गई है। ये कब्रें कहाँ से मिली है? तो ये जो कब्रें हैं ये दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, है ना। तो यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। आगे और अच्छे से डिटेल में आने वाली एनसीईआरटी जो रहेगी उसमें शानदार तरीके से होगा। गोलाकृति गोलाकार और पत्थर, गोलाकार भी पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना, नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। कुछ सामान्यतः मृतकों को खास मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता है। काले लाल मिट्टी, ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी प्री में यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इसको अच्छे से। इसकी विशेषता क्या थी? तो वैदिक सभ्यता थी। इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता जो थी ये थी कि यहाँ पर जो है काले लाल मिट्टी या ब्लैक एंड रेड वियर जो है इनके नाम से क्या और लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसकी एक विशेषता थी। यहाँ पर हथियार, घोड़े, कंकाल और पत्थर, सोने के गहने, ये सारे जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनके अच्छे से डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये क्या है, लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता कैसे लग सकता है। तो सोनो मनके के आधार पर, संघ के आधार पर इनकी जानकारी प्राप्त, कंकाल के आधार पर इसका जानकारी प्राप्त मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। ऐसा पुरातत्वविद जो है कंकाल के आधार पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है, उनको जो है सामाजिक असमानता के बारे में जानकारी मिलती है। मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब लोग थे, कुछ सरदार थे, कुछ अनुयायी है। उनकी कब्र के आधार पर लोगों ने अनुमान लगाया कि जो समृद्ध व्यक्ति होगा उसमें सोने चांदी और मनकी इस तरीके से रखे गए होंगे, और जो सिंपल और गरीब जो व्यक्ति होगा उसके पास में से कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ से सामाजिक असमानता की जानकारी प्राप्त होती है। खास परिवार के लिए कैसी थी, तो जो कंकालें वगैरह मिली है वहाँ पर एक से अधिक नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनसे ऐसी जानकारी मिलती है कि जो परिवार है वहाँ पर एक से अधिक लोगों को दफनाया गया होगा। एक व्यक्ति के मरने के बाद में वो कंकाल जो थी पोर्ट होल होते थे, जो कब्र थी उसमें पोर्ट होल रहते थे। यदि उसी परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति जो है मृत्यु हो जाती थी तो उसी जगह उसे दफना दिया जाता था, इसलिए एक से अधिक कंकालों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इनाम गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर एक सहायक नदी है, गोड़ के किनारे जो है सहायक नदी। गोड़ किसकी सहायक नदी, भीमा की सहायक नदी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन थोड़ा जानकारी रख सकते हैं। लेटाकर दफनाया गया, उत्तर की ओर सिर रखा जाता था, कुछ विशेषताएं थी। इनाम गांव के जो लोग रहे काम धंधे क्या थे, तो इनाम गांव के जो लोग थे उनके काम धंधों की अगर बात करें तो गेहूं, जो चावल, बाजरा, मटर के बीज बोते थे। हड्डियां के साक्ष्य मिले, किनकी, जानवर की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काटने के निशान से अंदाजा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ये सारे जो है मवेशी जानवर जो है यहाँ पर पाले गए होंगे। इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है और भी आगे भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इनकी जानकारी अच्छे से ये प्राप्त हो गई है। आगे वाला चैप्टर उसमें और अच्छे शानदार तरीके से हम जो है आगे वाले चैप्टर में महाजनपद काल के बारे में और अच्छे से जानकारी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।